नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का, जिसमें आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, बात करेंगे यूपी की, बात होगी कांग्रेस की भी। लेकिन सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में नई सरकार की गठन को लेकर पेंच कहां पर फंसा हुआ है। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद भी आज 30 नवंबर हो गया। महाराष्ट्र में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, क्या होगा सरकार का फॉर्मूला, किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा, कौन 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये अभी तक तय क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 27 नवंबर को शिंदे ऐलान कर देते हैं, वो अपने आप को सीएम रेस से बाहर कर देते हैं। 28 नवंबर को बैठक दिल्ली में होती है। 29 नवंबर यानी कल जो बैठक होने जा रही थी वो बैठक टल जाती है, क्योंकि शिंदे उस बैठक में मौजूद नहीं रहते हैं। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये कि सीएम फेस को लेकर तो मोटा मोटी राय शुमारी हो चुकी है, एक दूसरे के साथ रजामंदी हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं महाराष्ट्र के, लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन किसके पास कौन सा मंत्रालय जाएगा, इसको लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि सीएम के साथ साथ जो गृह मंत्रालय है वो भी बीजेपी के पास रहे। अगर आप महाराष्ट्र की सियासत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो जब जब बीजेपी सत्ता में आई है तब तब भले ही मुख्यमंत्री बीजेपी ना बनी हो, बीजेपी का कोई लीडर मुख्यमंत्री ना बना हो, लेकिन होम मिनिस्ट्री बीजेपी ने अपने पास ही रखी है। और इस बार भी देवेंद्र फडणवीस ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास रहे। लेकिन इसमें अड़ंगा शिंदे गुट की तरफ से लगाया जा रहा है। शिंदे गुट ये चाहता है कि सीएम ना सही, लेकिन इस बार होम मिनिस्ट्री शिंदे गुट को मिल जाए। शिंदे गुट ने होम मिनिस्ट्री पर अपना दावा जो है वो जरूर ठोक दिया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जो है वो इस नई सरकार में शिंदे गुट को दिया जा सकता है, शिंदे सेना को दिया जा सकता है। वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री एनसीपी अजित पवार गुट को जा सकती है। अभी लगभग ये फॉर्मूला तय किया गया है, लेकिन पेंच जो है वो फिलहाल फंसा हुआ नजर आ रहा है होम मिनिस्ट्री को लेकर, गृह मंत्रालय को लेकर। एक आंकड़ा अगर आपके सामने रखूं तो देखिए, 1995 में 1999 तक सरकार जरूर बीजेपी और शिवसेना की थी। मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे शिवसेना के, लेकिन उस वक्त भी जो गृह मंत्रालय था वो बीजेपी के पास था। गोपीनाथ मुंडे उस वक्त बीजेपी से गृह मंत्री बने थे। और इस बार भी बीजेपी यही चाहती है कि गृह मंत्रालय अपने पास रखे। 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्रालय उनके पास था। 2019-22 में जब तख्ता पलट हुआ, जब एक दूसरे से मोहभंग हुआ, सरकार वहां पर टूटी, तब उद्धव ठाकरे जरूर सीएम बने, लेकिन होम मिनिस्ट्री जो थी वो एनसीपी के पास गई। अनिल देशमुख पहले होम मिनिस्टर बने और फिर दिलीप पाटिल होम मिनिस्टर बने। जबकि 2022 में जब फिर से बीजेपी सत्ता में आती है शिंदे के साथ मिलकर, तो शिंदे जरूर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बन जाते हैं, लेकिन तब भी होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ही रहते हैं। अब बात 2024 की है कि जब नई सरकार का गठन हो रहा है तो मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन सा मंत्रालय बीजेपी के पास रहता है, क्या होम मिनिस्ट्री पर जो सहमति है वो बन पाती है, देवेंद्र फडणवीस क्या बात करते हैं, शिंदे की तरफ से क्या कुछ और मांगे रखी जा सकती है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, समीर चगावकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में नई सरकार की गठन को लेकर क्या बयानबाजी हो रही है, आपको वो सुनवा देते हैं। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। प्रत्येकाची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होईल आणि कुठं काही कमी जास्त राहिलंच तर ते कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून कॉम्पेन्सेट करत, खुर्चीसाठी नाही, महाराष्ट्राच्या हितासाठी हे तीनही नेते जीव लावून काम करेल। हमने उनको विनंती की है, मैंने अभी भी कहा, उनके अनुभव का, उनके फास्ट डिसीजन का, पब्लिक इंटरेस्ट में लेने वाले डिसीजन का, उसका उपयोग ये महायुति की सरकार को मिले, ऐसी विनंती शिवसेना की तरफ से हमने माननीय शिंदे साहब से की है। और हम सब शिवसैनिकों को लगता है कि हमारी विनंती का मान माननीय शिंदे साहब रखेंगे। तो क्या कोई फॉर्मूला तय हो पाया दिल्ली में जिस प्रकार से कल अमित शाह 1-2 दिन में सब बातें सामने आएगी। सवाल ही नहीं आता
सीएम पद मांगना और नहीं मांगना महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे। जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे। अब कुर्सी के लिए साथ नहीं छोड़ेंगे। शिंदे सेना के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं, लेकिन अभी भी मामला फंसा कहां पर हुआ है। पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बावजूद कौन होगा सीएम, किसके पास कौन सा मंत्रालय जाएगा, ये तय अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, ये समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त जुड़ गए हैं। सचिन, कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शिंदे गुट के नेता ये बयान भी दे रहे हैं, तो दूसरे नेता ये कहते हैं कि हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं, हम कुर्सी के लिए किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? सरकार गठन में इतनी देरी हो क्यों रही है? देखिए, ये जरूर बात है कि एकनाथ शिंदे नाराज इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद के साथ उन्हें गृह और अर्बन डेवलपमेंट जैसे दो बड़े मंत्रालय मिले। बीजेपी जो है उनको शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय देने के लिए राजी है, लेकिन होम डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग जो है देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेगी, बीजेपी अपने पास ही रखेगी। 2014 में उन्होंने अपने पास रखा था और उसके बाद वो अपने पास अभी भी वो डिपार्टमेंट वो अपने पास रखेंगे। बीजेपी का नेताओं का कहना है कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है और ये शिंदे को बता भी दिया गया है, लेकिन इसी मामले को लेकर ज्यादातर पेच फंसा हुआ है। देखिए, शिंदे के पार्टी के शिंदे शिवसेना के जो सीनियर नेता है, जिनसे मेरी कल बात हुई, चाहे जिसमें केसरकर हो, उदय सामंत हो, शंभूराज देसाई हो, इनका यही कहना है कि शिवसेना उनकी पार्टी सरकार में शामिल रहेगी। वो एकनाथ शिंदे को यही कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की तरह वो भी उप मुख्यमंत्री बने और सरकार का हिस्सा बने और देर सवेर उनको मना लिया जाएगा। कल शाम तक वो मुंबई पहुंच जाएंगे तो इस बारे में फैसला हो जाएगा। लेकिन एक धड़ा जो है शिवसेना का, वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। जैसे कि संजय सिरसाट, इन्होंने आज फिर औरंगाबाद में खुलकर कहा है कि उनकी पार्टी जो है वो होम डिपार्टमेंट चाहेगी। कल तक किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आज संजय सिरसाट ने होम डिपार्टमेंट की बात कर दी है। तो कहीं ना कहीं होम डिपार्टमेंट को लेकर ये पेच फंसा हुआ है। बाकी जो मामला है पूरी तरह से सेट है। मुख्यमंत्री लगभग नाम तय है। देवेंद्र फडणवीस 2 दिन के बाद सोमवार को हो सकता है कि उनके केंद्रीय पर्यवेक्षक आए और उनके विधायक दल की बैठक में उनका नाम आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। एक औपचारिकता है, उसको पूरी की जाएगी। बीजेपी और अजित पवार के पार्टी में मामला सेट है। अजित पवार डिप्टी सीएम और वित्त मंत्रालय को दिया जाएगा। कितनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर पाते हैं, कितना प्रेशर वो बीजेपी पर क्रिएट कर पाते हैं, मन मुताबिक मंत्रालय हासिल कर पाते हैं या उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये अब देखने वाली बात है कि क्या फॉर्मूला इस नई सरकार का होता है और कब महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलता है। शुक्रिया फहराल आपका, सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अब समीर जी, जो बात सचिन कह रहे हैं कि एक धड़ा तो है शिंदे गुट का जो ये कह रहा है कि हम सरकार में शामिल हैं, सब कुछ ठीक है, नई सरकार का गठन बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि हमें गृह मंत्रालय चाहिए, डिप्टी सीएम के साथ साथ हम गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहते हैं। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स उनके काम आ पाएगी, टैक्टिक्स काम आ पाएगी, बीजेपी पर कोई दबाव बना पाएंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में किसी भी घड़े में इस बात को लेकर विवाद नहीं कि सरकार में शामिल होना है कि नहीं होना है। सरकार में शामिल होंगे, सारे विधायक सहमत और चाहते हैं कि सरकार में एकनाथ शिंदे शामिल हो। विभागों को लेकर जरूर एकनाथ शिंदे का भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी एक सामंजस्य नहीं बन पाया। देखिए, एकनाथ शिंदे ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन उनका जो कद है वो किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं रहेगा। वो चाहते हैं कि मेरा कद मुख्यमंत्री के बराबर रहे, और यह तब संभव है कि जब महाराष्ट्र के अगर वो गृह मंत्री बनते हैं और अपने पास रखते हैं तो ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भले ही मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊं, लेकिन गृह मंत्रालय मेरे पास है तो मेरा कद भी कम नहीं है। एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्रालय की डिमांड के साथ ये कहा है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतिहास बताया, सिर्फ गोपीनाथ मुंडे का नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब विलासराव देशमुख उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय भी जो गृह मंत्रालय जो था वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आर पाटिल के पास चला गया था। फिर 2009 का उन्होंने जिक्र किया कि जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना तब भी शरद पवार के पास गृह मंत्रालय गया था, छगन भुजबड़ गृह मंत्री वहां पर कुछ समय के लिए बने थे। तो वो पूरा इतिहास बता रहे थे कि किस तरीके से। उन्होंने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और आप गृह मंत्रालय लिया, तो अब मैं उप मुख्यमंत्री हूं तो मुझे गृह मंत्रालय दिया जाए। देखिए, वो गृह मंत्रालय के अलावा वो अर्बन डेवलपमेंट भी चाहते हैं, और अर्बन डेवलपमेंट के अलावा वो एमएसआरडीसी चाहते हैं। अर्बन डेवलपमेंट सारे बिल्डर आते हैं बंबई के, और पूरा जो पैसों की लॉबी है उस बिल्डर के पास है, जो एमएसआरडीसी में आते हैं और अर्बन डेवलपमेंट में आते हैं। और एमएसआरडीसी में जितने बड़े हाईवेज और रोड बन रहे हैं वो सब एमएसआरडीसी में आते हैं। तो ये दो बड़े विभाग है जहां बहुत पैसों का होता है। इसके अलावा उन्होंने रेवेन्यू की बात की है कि रेवेन्यू मंत्रालय मुझे दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने एनर्जी मिनिस्ट्री की भी बात की है।
अजीत पवार का बहुत स्पष्ट कहना है कि अजीत पवार ने सिर्फ 3 मंत्रालय की बात की है कि भाई एग्रीकल्चर मुझे दिया जाए, सहकारिता क्योंकि शुगर लॉबी उसमें आती है तो सहकारी मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय हमारे पास दिया जाए। एकनाथ शिंदे की जो पूरी कोशिश है कि बड़े विभाग अपने पास रखा जाए, जिससे सरकार के अंदर जो पैसों वाले जो मलाईदार विभाग कहे जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो उनके पास रहे और लगे कि भले ही हम डेप्यूटी बने, हम बड़े विभाग है। इसके अलावा वो तो चाहते हैं कि भाई 36 अगर जो जिले हैं उसमें से 12 नगरीय निकाय का पालक मंत्री जो है, गार्जियन मिनिस्टर, उनको बनाया जाए। और वो बीएमसी का भी अभी हिसाब किताब करना चाहते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव होंगे 20 में, तो कहां आपके मेयर बनेंगे, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, बंबई का पालक मंत्री कौन बनेगा, सरकार कैसे चलेगी, मेरा क्या रोल रहेगा। तो वो भविष्य की 5 साल की राजनीति को स्पष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सीएम की कुर्सी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका चाहिए सरकार में, और इसीलिए गृह मंत्रालय पर दावा ठोका जा रहा है, महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर दावा ठोका जा रहा है। इससे पहले की जो सरकार चल रही थी, सीएम थे एकनाथ शिंदे, लेकिन उनके कोटे से 9 मंत्री थे। शहरी विकास डिपार्टमेंट शिंदे गुट के पास था, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, रोजगार, उद्योग, वाटर सप्लाई उनके पास था। अब जो नई डिमांड है वो डिप्टी सीएम पद की है, गृह मंत्रालय की है, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट की डिमांड शिंदे गुट की तरफ से इस नई सरकार के गठन में रखी जा रही है। अब गृह मंत्रालय को अगर देखें हम हर्षवर्धन जी, तो गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखती है, भले ही आप सीएम फेस पर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन अगर आप सरकार में हैं, यानी बीजेपी अगर सरकार में है, तो बीजेपी की कोशिश पूरी ये रहती है कि गृह मंत्रालय उसके पास रहे। ये मंत्रालय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्या ये पेंच बन सकता है या सब कुछ सुलझा लिया जाएगा? देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पेच इस तरह का है कि सरकार नहीं बनेगी या सरकार बनने में कोई बाधा है। दूसरा आता है कि क्या मुख्यमंत्री पर कोई बाधा है, तो मुख्यमंत्री पर भी कोई बाधा नहीं है। ये अलग बात है कि बीजेपी के भीतर से और एकनाथ शिंदे भी, चूंकि देवेंद्र फडणवीस एक शक्तिशाली नेता के तौर पर उभरे हैं, और मैं तो उनको ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ीगत परिवर्तन में जो देश में कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम आते हैं, कुछ नेताओं के नाम आते हैं, तब उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम इन परिणामों के बाद उसमें शामिल हो गया। तो ये भी एक वजह होती है। जब इस तरह से होता है तो पार्टी के भीतर का जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, वो कैसे बनता बिगड़ता है, उस पर नजर होती है। अब ये महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो देवेंद्र फडणवीस को कोशिश करेंगे कि नहीं ये न बने, वो ठीक है, लेकिन मैं इसमें कहूंगा कि देखिए, इसमें अमित शाह के ऊपर चीजें जाती है। अमित शाह ही तय करेंगे, और अमित शाह से आधे घंटे पहले बात करने के बावजूद शिंदे जाकर अपने गांव दारे गांव चले जाते हैं। और बड़ा विचित्र सा मुझे लगा, कह रहे हैं कि उनके गांव में फोन नहीं लगता। अरे भाई, 5G हम दुनिया में सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा जगहों पर हमारा नेटवर्क है दुनिया में, सिर्फ भारत का कोई ऐसा नहीं, ये दुनिया के लेवल पर मैं कह रहा हूं। और उसमें अगर शिंदे जी के गांव में नहीं लगता है, तो फिर वो 2.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे, उनको योग्यता पर भी उनके सवाल उठता है कि अपने ही गांव में उनका नेटवर्क नहीं लग रहा है। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। दूसरा ये है कि अगर हम कहें कि कौन सा विभाग किसको मिलेगा, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वित्त जैसा इतना महत्वपूर्ण विभाग वो अजीत पवार को दे दिया। होम भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। गृह मंत्रालय में कई तरह की चीजें शामिल होती हैं, और पुलिस का जिसको कहते हैं ना कि जो आंतरिक सुरक्षा होती है, वो सब मसला। और इसका एक प्रभाव भी दिखा कि जो चुनाव आयोग के निर्देश पर रश्मि शुक्ला डीजीपी पद से हटाई गई थी, जैसे ही चुनाव पूरा हुआ, सरकार नहीं बनेगी, बाद में बनेगी, लेकिन डीजीपी के तौर पर रश्मि शुक्ला आ गई। अब उनके और देवेंद्र फडणवीस के बीच अच्छे रिश्ते हैं, ये बार बार कहे जाते हैं। उनको लेकर संजय राउत और दूसरे नेता आरोप भी लगाते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि होम मिनिस्ट्री में कोई कंप्रोमाइज बीजेपी करेगी। अब क्या भारतीय जनता पार्टी इससे इतर किसी और नेता के बारे में सोच सकती है? तो अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं, तो फिर तो कोई भी नाम आज सोच सकते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र की जनता है, भाजपा का कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और इन सब से इतर नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पसंद देवेंद्र फडणवीस हैं। नीचे के जो लोग हैं वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके अलावा कोई विकल्प हो सकता है क्या। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जब वो इस चक्कर में पड़ी कि अच्छा ओबीसी, मराठा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये तब फंसी है जब वो हिंदू नेता के तौर पर बढ़ी है। और ऐसा नहीं है, कभी भी ये मुश्किल में जब फंसेगी तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो जाता है। जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया है, प्री पोल अलायंस को दिया है, उनकी पार्टी को 132 सीटें दी है। मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, और थोड़ी रस्साकशी के बाद ये सारे लोग मान जाएंगे। और यहां एक बात, इसको ठीक से देखा जाना चाहिए, अजीत पवार की पार्टी की तरफ से कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। मतलब वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अब अगर 132 और 41 संतुष्ट हैं,
तो फिर किसी और का क्या लेना देना यही भैया, थोड़ा ऑप्शन। इधर उधर कर लो, लौट के आना वहीं है। शिंदे के पास अब ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, प्रचंड बहुमत महायुति को मिला है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी की है। और जो 5 शिंदे गुट में शामिल विधायक हैं जो शिंदे के टिकट पर जरूर लड़े लेकिन वो बीजेपी के नेता हैं, उनका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर 137 की संख्या हो जाती है और 40 अजित पवार बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं, 40 अजित पवार उनके साथ ऑलरेडी ही नजर आ रहे हैं। तो बहुमत का तो कोई यहां पर चक्कर है नहीं और शिंदे भी ये जानते हैं कि शिंदे अगर यहां नहीं विनोद जी तो फिर कहां वो सेट होंगे, फिर उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी। शिंदे साहब आप सोच रहे होंगे कितना बहुमत क्यों मिल गया, वो कह रहे हैं विपक्ष इतना कमजोर क्यों। हाँ मतलब शिंदे साहब, वो एक ही बात है, शिंदे साहब कह रहा हूं, सिर्फ शिंदे साहब सोच रहे हैं, मतलब शिंदे साहब को अजित पवार भी सोच रहे होंगे, नहीं भाजपा में भी होंगे लोग, लेकिन इस समय हम शिंदे साहब की बात कर रहे हैं। अगर आज ये स्थिति होती कि भाजपा मतलब महायुति के विधायक 150-155 होते, सरकार बन रही होती उनकी, और 125, 130 या 135 जो है अगाड़ी के होते, तो शिंदे साहब के पास भी ऑप्शन था और अजित पवार के पास भी ऑप्शन था। जो 2019 की कहानी थी दोहराई जा सकती थी। आज वो स्थिति बिल्कुल नहीं, जनता ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि 2019 की कहानी दोहराने की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। ऐसी स्थिति में शिंदे साहब के सामने एकमात्र विकल्प ये है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी ले सकते हैं सरकार में उतनी ले लें और शांति के साथ महायुति में बने रहें। उससे उनके हित भी सुरक्षित रहेंगे और संरक्षित भी रहेंगे और राजनीति भी सुरक्षित रहेगी। अगर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं कि बाहर से समर्थन देंगे और समर्थन देंगे लेकिन, तो फिर वो लंबा चलेगा नहीं मामला। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी बढ़ जाएगी, उनकी पार्टी टूट की संभावना बढ़ जाएगी, सारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आशंकाएं मतलब फिर सारी आशंकाएं होंगी, पार्टी यहां भी टूटेगी, पार्टी सेंटर में भी टूटेगी। जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया था वो उनके साथ हो जाएगा, विधायक भी जाएंगे, सांसद भी जाएंगे, बीजेपी के साथ, शिंदे साहब के साथ, शिंदे के साथ जो शिंदे साहब ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था वो उनके साथ रिपीट होगा, विधायक भी ले आए और सांसद भी ले लिए थे उन्होंने, तो वही स्थिति यहाँ शिंदे साहब के साथ हो जाएगी अगर शिंदे साहब बाहर से समर्थन देंगे या अगर कुछ करेंगे तो। और ये बात अगर मैं समझता हूं तो शिंदे साहब भी समझते होंगे, हमसे सबसे पुराने राजनेता हैं, वो अभी रूठे हुए हैं। थोड़ा रूट करके, बच्चा जब रूठता है तो थोड़ा सा माँ कहती है 2 चॉकलेट ले लो, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, एक मतलब महायुति में इस तरह की दरार आए, विपक्ष को बोलने का मौका मिले और उस पर आरोप लगे, तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी ये स्थिति हो, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, तो वो उनको गुड ह्यूमर में रखेगी। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनना है, तय हो चुका है। अब जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं या समीर जी भी कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि सबसे ज्यादा संभावनाएं देवेंद्र फडणवीस की ही है और तर्क भी यही कहता है, सारे तर्क और सारे कारण भी देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में हैं। लेकिन मेरा ही खाली एक ही मुझे जो है, चूंकि जो कार्यशैली है कि जो इतना समय लग रहा है, भाई एक तरीका ये हो सकता था देवेंद्र फडणवीस को विधायक नेता चुनवा देते, बाकी ये बार्गेनिंग होती रहती। जैसे झारखंड में अकेले हेमंत सोरेन ने शपथ ले लेते वो, और उसके बाद जो है होती रहती बार्गेनिंग, 4 दिन 10 दिन 15 दिन में विभागों का बंटवारा हो जाता है, उसका दोबारा शपथ हो जाती। लेकिन अगर अभी तक नाम तय नहीं हुआ है, अगर अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी है, ये एक सवाल उठना लाजमी है हमारे सबके बीच में कि क्या बीजेपी के अंदर भी कोई रस्साकसी है मुख्यमंत्री पद को लेके। महायुति में तो खत्म हो गई रस्साकसी, वो तो बीजेपी को ही मिलना है, वो तो तय है, लेकिन बीजेपी के अंदर कोई रस्साकसी है क्या संघ की तरफ से कोई अवरोध है, या बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उसमें कहीं कोई दूसरे नाम की चर्चा है, कुछ और है, ये भी प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि इन सब का उत्तर मिलेगा। अभी तो कारण शिंदे साहब को डाल दिया गया कि शिंदे साहब रूट के चले गए, इसे तय नहीं हो पा रहा, लेकिन बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम तय करने में क्या दिक्कत है? उसमें तो शिंदे साहब का कोई विरोध नहीं है, उसमें अजित पवार का कोई विरोध नहीं है, वो तो आपका अपना मसला है, दोनों क्लियर कर चुके हैं अपना, दोनों क्लियर कर चुके हैं, आप तय कर दीजिए अपना नाम। कुछ नहीं, विधायक दल की बैठक बुला के यही कर दीजिए कि हाई पार्लियामेंट्री बोर्ड को अधिकृत करते हैं, वो तय करे, जैसे कि होता है पार्टी में भी होता है। भाई राजस्थान में यही हुआ था, और उसके बाद यहां से पर्ची गई। तो नहीं, इतना प्रचंड अगर बहुमत आया है, समीर जी आप ऐड कर रहे थे इसमें, तो ये सवाल तो बड़ा लाजमी है जो विनोद जी उठा रहे हैं कि अभी इतनी देरी आप क्यों कर रहे हैं? 23 नवंबर को आपको प्रचंड बहुमत मिल चुका है, आज हम 30 नवंबर में बात कर रहे हैं, अभी तक ये तय नहीं कि आज आपकी बैठक होगी या कल आपकी बैठक होगी। पेच कहां फंस गया?
देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मामले में डिले होता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर विचार विमर्श हो रहा होता तो एकनाथ शिंदे सातारा नहीं जाते। एकनाथ शिंदे तो बंबई में ही कह देते कि भाई विधायक दल की बैठक बुलाइए और कल शपथ ग्रहण करवाइए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। एकनाथ शिंदे का बंबई छोड़कर अपने गांव चले जाना और किसी से भी संपर्क न करना, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मुंबई से इनको फोन किया है, वह भी आउट ऑफ कवरेज है, उनकी बात नहीं हो पाई है। ये बता रहा है कि एकनाथ शिंदे अपनी चीजों को मनवाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का समर्थन पत्र सौंपने के पहले। और देखिए, आप जब गवर्नर के पास जाएंगे तो आप समर्थन लेकर जाएंगे ना। हाँ। तीनों दलों का समर्थन पत्र आपको लगेगा, आपको एकनाथ शिंदे की शिवसेना का लेटर भी लगेगा, आपको अजित पवार का समर्थन का पत्र लगेगा और भारतीय जनता पार्टी भी लेकर जाएगी। तो एकनाथ शिंदे समर्थन कब देंगे? एकनाथ शिंदे समर्थन तब देंगे कि जब एकनाथ शिंदे ने जो मांगे भारतीय जनता पार्टी पास रखी है, उसमें से कितनी मांगे भारतीय जनता पार्टी मान लेती है और कितनी मांगों का उन्हें आश्वासन देती है। जब वो सहमत होंगे ना देने का भी कोई ऑप्शन है उनके पास? नहीं, मानने ये तो एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उनके पास कोई बहुत ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी कि तत्काल अजित पवार को लेकर सरकार बना देगी। यह संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश नहीं करेगी। और वो जानते हैं कि अगर वो जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ केंद्र के कुछ नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का उनके साथ सिंपैथी है, सहयोग है, तो इसी आधार पर वो इस कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी ये बताना नहीं चाहती कि हम 2.5 साल सरकार साथ में रहे, एकनाथ की जरूरत थी तो हमने उसे मुख्यमंत्री बना दिया, अब हम इस स्थिति में आ गए कि हम बिना एकनाथ के सरकार बना सकते, तो हमने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर उनको बाहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें समय देना चाहती है। मुझे लग रहा है उन्होंने कहा होगा जब अमित शाह से बैठक होगी कि मैं 2 या 3 दिन के अंदर अपना संदेश दूंगा, या ये हो सकता है कि अमित शाह ने बैठक में कहा होगा कि आपकी जो मांगे उस पर हमें विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय दीजिए। सातारा चले जाएंगे रूट कर। तो फिर उन्होंने कहा अब मुझे दिल्ली में तो कोई काम, मुंबई में काम नहीं है, तो मैं सातारा चला जाता हूं। ये भी हो सकता है कि वो 2 दिन आराम करने चले गए हो। मुझे लग रहा है दोनों एंड पे अभी सहमति नहीं बनी है। आराम करने गए या रूट कर गए? समीर जी, ये अपरिपक्व व्यवहार है किसी राजनेता का। ये कोई आप गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेल रहे हैं। ये आप कोई आपस में लड़ाई हो गई, हमारा बल्ला है हम लेके जाएंगे या स्टंप लेके जाएंगे, ये वाला नहीं है। आप मुख्यमंत्री बने, आपको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और राजनीति ही नहीं किसी भी जगह पे इस तरह का व्यवहार, ये बचपने में तो ठीक है, एक समय के बाद अच्छा हम समय ले रहे हैं, हम जरा 3 दिन किसी से बोलेंगे नहीं, हम मौन में चले जा रहे हैं, ये सब, इससे ज्यादा बचपना कुछ नहीं हो सकता। और किसी भी परिपक्व राजनेता के जब ये व्यवहार करने के लक्षण दिखते हैं तो इसका मतलब उसका आत्मबल कमजोर हो रहा है, वो मुश्किल में है। नेता के तौर पर उसको सोचना चाहिए कि वो कहां खड़ा है। एकनाथ शिंदे को भी सोचना चाहिए। आप सतारा में जाके अपने वर्कर्स से मिल रहे हैं, वहां आप सलामी गारद ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं, आपको यहां आके जिम्मा करना चाहिए, वो काम आप नहीं। फोन आपका लग नहीं रहा, आप नॉट रीचेबल हो गए। इस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार करते रहे हैं, वो बीजेपी के साथ भी करते रहे हैं कि अचानक भोज रद्द कर देना, अचानक उठ के चले जाना। वो जब इंडिया गठबंधन में थे तो उसमें भी वो करते रहे कि अचानक बेंगलोर से चले जाना। नीतीश कुमार थोड़ा केस भी सारा लगे, तो नीतीश कुमार इस तरह का व्यवहार करते हैं। अच्छा चले। और शिंदे साहब का भी शुरू में ये कहना था कि बिहार मॉडल लागू हो, जब रिजल्ट आए थे कि बिहार मॉडल लागू हो। हालांकि बिहार की परिस्थिति और बाहर से बिल्कुल नीतीश और शिंदे को कंपैरिजन करें। उद्धव जी के यहाँ मातोश्री में चर्चा ना हो रही हो।